हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम सचिन पाटिल और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 17 सितंबर 2021 के द हिंदू पेपर को। और आज के पेपर में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम लोगों ने कवर अप किया है। फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं अ, ये वाले साइट पे कि गवर्नमेंट सेट्स अप द बैंक टू क्लियर द एनपीए मेस। मतलब यहाँ पे अब सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो एनपीएस हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले एनालिसिस में भी हम बात किया था कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रिकवर करने के लिए सरकार अब स्टैब्लिश करेगी, सेट करेगी बैड बैंक। यहाँ पे बैड बैंक का मतलब होता है NARCL। इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद में अगले वाले पेज में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी सी आर्टिकल यहाँ पे कवर अप की गई है। वो क्या है कि जो AIS चीमा जी हैं जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये रिटायर होंगे 23 सितंबर 2021 में। ठीक है। और ये किसके चेयरपर्सन है? एक्टिंग चेयरपर्सन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बताया गया है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में, एनक्लैट के बारे में बताया गया है, तो इसको कवर अप किया गया है। इसके बाद अगले पेज पर हम चलते हैं, तो यहाँ पे ये वाला पेज, पेज नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट पेज पे भी कवर किया था, लास्ट क्लास में भी कवर किया था कि जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग है और उसमें ये डिसाइड होगा कि फ्यूल जो है, यानी पेट्रोल डीजल को क्या इसके जीएसटी सिस्टम के अंदर हमें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। ये सारी बातें आज इस काउंसिल की होगी। और ये पैंडेमिक के बाद ऐसा होगा पहली बार कि ये फिजिकली तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग है, उसमें इसको लेकर के चर्चाएं की जाएंगी। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश ने कहा था कि ये जो न्यू टैक्स सिस्टम है जीएसटी का, उसके अंदर हमें ब्रिक गेन्स और गुटखा, पान मसाला, सेंट माइनिंग के को भी हमें रखना चाहिए उनके प्रोडक्शन के बेसिस पर, कि वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके प्रोडक्शन के बेसिस पर उस पर जीएसटी हमें लगाना चाहिए। मतलब इसको भी शामिल करना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं, चाइना ने यहाँ पे अ, बात उठाई है, क्वेश्चन उठाया है कि इंडिया जिस तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर के काम कर रहा है ना, न्यूक्लियर वेपन्स जो बना रहा है, ये अगेंस्ट में है एक रेजोल्यूशन के। उस रेजोल्यूशन को यहाँ पे कवर किया गया है। UNSCR 1172 जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, उसके अगेंस्ट में ये बातें यहाँ पे कही है कि जिस तरीके से इंडिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी उसमें भी अग्नि मिसाइल को लेकर के यहाँ पे टारगेट किया है कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। यहाँ पे अगला जो पेज कवर अप किया गया है, आर्टिकल कवर किया गया है, उसमें ये देख सकते हैं आप कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यू डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का दिल्ली के अंदर इनॉग्रेशन किया है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि ये किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा इंडियन डिफेंस के लिए। एक सिस्टमेटिक ऑफिस होगा दिल्ली के अंदर और काफी बड़े एस्टिमेट, काफी बड़े बजट के साथ में इसे प्रिपेयर किया गया है, जिसको इनोग्रेट किया गया है ना। साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पे इस पेज को कवर अप किया गया है इसके साथ साथ, और ये फिर आज कवर किया गया है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑकर्स जो है, ये ग्रुप क्रिएट किया गया है और ये क्या करेगा? ये करेगा रीशेप इंडो पैसिफिक टाइज, है ना। इन कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट्स होंगे, है ना, एक दूसरे को हेल्प किया जाएगा, सिक्योर करने की बात की गई है।
किसको, इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर किया जाएगा। इसमें ये सारी चर्चाएं इसके अंदर रखी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर हमारे जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर जो ग्रोथ चल रही है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, ऑन द ट्रैक आफ्टर द कोविड पैंडमिक। जिस तरीके के हालात हुए हैं उसके बाद ये सारे चेंजेस हमें अब बिल्कुल हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो अब धीरे धीरे हमें अच्छी लाइन पे देखने को मिल रही है, जो पिछले पैंडमिक में हमें कॉन्ट्रैक्शन के साथ में देखने को मिली थी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है। इन्फ्लेशन हम 2-3 दिन से कवर कर ही रहे हैं। उसके बाद में आर्टिकल वाले पेज में आज कोई खास नहीं है, इसमें वही चीज को कवर किया गया है कल वाले पार्ट को, कि कैबिनेट ने जिस तरीके के ऑफर टेलीकॉम कंपनीज को दिए हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है ना। स्पेक्ट्रम को लेकर के, एफडीआई को लेकर के यहाँ पे इस आर्टिकल को कवर अप किया गया है। ये वाला पार्ट भी पहले आ चुका है ना, पहले भी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि सरकार ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है इसके द्वारा जो ई श्रम पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं, है ना। और फिर यहाँ पे आर्टिकल में इंडो पैसिफिक ऑकस जो ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में कवर अप किया गया है। तो आज पेपर में यही सेक्शंस हैं जिनको, आर्टिकल्स हैं जिनको कवर अप किया गया। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं हमारी स्लाइड्स के थ्रू। सबसे पहला मैटर है एनक्लेट के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में। ट्रिब्यूनल हम काफी दिन से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जो आईएएस चीमा जी हैं, जस्टिस आईएएस चीमा, ये एक्टिंग चेयरपर्सन है एनक्लेट के, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लेट जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रिब्यूनल के बारे में हम काफी दिन से बातें कर रहे हैं कि ट्रिब्यून एक तरीके का वही जुडिशरी सिस्टम है जिसमें अलग अलग तरीके के मैटर्स की सुनवाई होती है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा भी हमारे यहाँ जो केसेस, जो पेंडिंग जो केसेस हैं उनको लेकर के सुनवाई के लिए हमारे देश में ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं आज? नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी होना चाहिए कि ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर सेक्शन 410 के अकॉर्डिंग इस कंपनी ट्रिब्यूनल एक्ट की स्थापना की है। 2013 में इसको पास किया और उसके बाद से इसने काम करना इंडिया के अंदर शुरू किया है। मैंने आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया है कि दो तरीके का हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना। इसको फिर से मैं बता देता हूं क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स हमारे साथ डेली जुड़ते हैं। तो ये हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको जोड़ा गया है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्लियर? और इसी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही आर्टिकल जो कहता है, जिसमें हमने अमेंड किया, वो है आर्टिकल 323 ए, जिसमें ये कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं उसमें भी दो अलग अलग तरीके की वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट अलग अलग होते हैं, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, और दूसरा जिसमें हमने बात की थी कि आर्टिकल 323 बी में हम अदर मैटर्स को देखते हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म्स हुआ, टैक्सेशन हुआ, ये सारे पार्ट को इसके अंदर कवर अप किया जाता है। क्लियर? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? लेकिन हम बात कर रहे हैं एनक्लेट को लेकर के, द नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। आप लोगों ने आज से 2 साल पहले एक केस के बारे में सुना होगा, है ना। और उस केस
को बोलते हैं टाटा सन्स वाला जो केस था। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि साइरस मिस्त्री जो उस टाइम पीरियड में टाटा सन्स के हेड थे, है ना, चेयरपर्सन थे, और टाटा कंपनीज या टाटा फाउंडर जो हैं या जो उनके ऑनर हैं रतन टाटा, इनके बीच में ये डिस्प्यूट या ये कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था, और उन्हें उनकी पोस्ट से बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के तहत उनको हटा दिया गया, और ऐसा कहा गया कि ये कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन ले रहे थे, है ना, और कंपनीज लॉस में जा रही थी। तो इस चीज को देखते हुए टाटा सन्स जो है एक एम्पायर जो है, उन्होंने ये फैसला लिया रतन टाटा के साथ मिलकर के, और उन्होंने साइरस मिस्त्री को उनकी पोस्ट से हटा दिया। ठीक। लेकिन उस चीज को लेकर के साइरस मिस्त्री ने केस फाइल की, और उन्होंने इस चीज के लिए पेटिशन कहां पे फाइल की, तो उसको हम बोलते हैं द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपील कर सकते हैं कंपनी लॉज जो हैं उसको लेकर के, आप अपील कर सकते हैं एनक्लेट के अंदर। ठीक है। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि एनक्लेट में आप जब पेटिशन फाइल करते हैं सॉरी, तो उससे पहले आप कहां पे जाकर के भी मुद्दे को उठा सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स NCLT, और ये स्टार्ट हुआ था 1 जून 2016। क्लियर। लेकिन यदि यहां से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो उसके बाद अपील कर सकता है NCLAT के अंदर, एनक्लेट के अंदर, और यहां से भी यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। इसके अलावा आप इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेसी बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ऐसे केसेस की सुनवाई होती है, जो कि सेक्शन 211 IBC के तहत यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अंडर में भी ऐसे केसेस की सुनवाई हम इसके अंदर देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर। चलिए, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट NPA, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट एनालिसिस में भी डिस्कशन किया था कि NPS जो है ये आने वाले 2022 तक, यही हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 2022, वो भी मार्च 2022 में ऐसा बताया गया था कि 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ का जो NPA है वो हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसी चीज को देखते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के ना, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तो इन्होंने ये इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए एक चीज को ये डिसाइड किया कि भारत के अंदर हम बैड बैंक्स स्टैब्लिश करेंगे, सेट करेंगे। अब यहाँ पे बैड बैंक्स नाम सुनने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, तो आप उस चीज को यहां पर देख सकते हैं। यानी क्या है, NARCL, ध्यान रखेंगे, NARCL की बात हो रही है यहाँ पे, यानी नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी स्टैब्लिश की जाएंगी भारत के अंदर, और ये रिकवर करेगा सारे जितने भी लोन हैं जिनको लेकर के रिकवरी नहीं हो पाई है ना, और वो उस बैंक के अंदर, सारे कमर्शियल बैंक के अंदर NPA में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। NPAs क्या होते हैं? NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे लोन, ध्यान से सुनेंगे, ऐसे लोन, देखिए छोटे छोटे लोन तो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जब बात बड़े लोन्स की आती है, यानी हम करोड़ों रुपए के लोन की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जब हम लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की योजनाएं हैं कि MSME प्लान के तहत, प्रोग्राम के तहत उन सारे इनिशियल्स को आप क्या दीजिए, लोन दीजिए, लेकिन जब बात उनकी रिकवरी की आती है तब वो नहीं हो पाता है उन कमर्शियल बैंक के अंदर। तो ऐसे लोन जिनकी बैंक रिकवरी ना कर पाए, तो उन्हें हम NPA कहते हैं। और इसकी जो लिमिट होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 90 डेज के बाद ये सारे जो लोन है वो NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी ध्यान में रखेंगे
कि एनपीए की जो लिमिट होती है, कितने दिनों के बाद वो चीज एनपीए में कन्वर्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए 90 डेज की लिमिट के बाद। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनको हम बैड लोन्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस चीज को लेकर के ये गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है। 30,600 करोड़ को जो गारंटीड प्रोग्राम फॉर सिक्योरिटीज को लेकर के, कि जिसके अंदर हम NARCL को एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि हम ऐसे बैड लोन्स को या ऐसे जितने भी एनपीएस हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो पाई है, उनको ये कंपनी, ये लिमिटेड कंपनी उन्हें रिकवर करेगी। ठीक है, और ताकि जिससे बैंकों का जो एनपीए है, बैड लोन्स है, वो धीरे 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 करके कम हो जाए। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे ये मुद्दे को उठाया गया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए, अब हम है ना आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम इसी तरीके से हमारे पेज को कवर अप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन स्टैटिक बेस्ड, करंट बेस्ड तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपको स्टैटिक बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों को पते होना चाहिए। चलिए, अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे अब बोलेंगे कि फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भारत की कौन रह चुकी हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर भारत की रह चुकी हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर है इंदिरा गांधी। लेकिन यदि क्वेश्चन चेंज कर दे, क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट या हु इज द फर्स्ट लेडी पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस ऐसी महिला जिसको इंडिपेंडेंटली तरीके से ये चार्ज सरकार के द्वारा दिया गया है, तब वहां पे आप आंसर क्या मार्क करेंगे? निर्मला सीतारमन। ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? इंदिरा गांधी 1971 याद आ रहा है आपको? इमरजेंसी के टाइम पीरियड में यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो थी, लेकिन जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी तो फाइनेंस और डिफेंस मिनिस्ट्री इनके कंट्रोल में थी, इनके अंडर में थी। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हु वाज द फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। एंड आंसर दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें कि हु वाज द फर्स्ट लेडी पोर्टफोलियो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या हु इज द फर्स्ट लेडी पोर्टफोलियो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो निर्मला सीतारमन। ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन एक और चीज हम बात करें कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भारत के कौन थे, तो ध्यान रखना है आपको। 1947 जब देश आजाद हुआ, तब भारत के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे R.K. षणमुखम चेट्टी। ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए मैं यहां पे आप लोगों को कवर कर रहा हूं उससे रिगार्डिंग। R.K. षणमुखम चेट्टी ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के। ध्यान रखेंगे। और ये वही व्यक्ति हैं, ये वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट रखा था भारत के लिए 26 नवंबर 1947 में। भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। फर्स्ट लेडी पोर्टफोलियो लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे आंसर? निर्मला सीतारमन। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया कि हु वाज द फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी। एंड हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो R.K. षणमुखम चेट्टी, राधा कृष्णन षणमुखम चेट्टी। और ये वही व्यक्ति हैं, ये वही फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने भारत का पहला बजट आफ्टर इंडिपेंडेंट रखा था। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज भी आप लोगों को यहां पे क्लियर हुई। जीएसटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्या बातें रखी गई हैं यहां पे। इसको हम शुरू में कवर कर चुके हैं कि आज मीटिंग होने वाली है, मतलब कल हमें ये पता चलेगा कल के पेपर में कि भाई कि क्या एक्शन लिया गया है, कि कोई चेंज नहीं किया गया है, जैसा पहले चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। फ्यूल को यानी पेट्रोल डीजल को क्या जीएसटी सिस्टम के अंदर लाया जाएगा, है ना? ये चीजें हमें कल पता चलेंगी मीटिंग होने के बाद में। लेकिन हम बात कर लें जीएसटी के बारे में। जीएसटी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? जीएसटी क्या है? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है
और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे भारत में, उन टैक्सेस को एबॉलिश करके भारत के अंदर एक इनडायरेक्ट टैक्स को एप्लीकेबल किया गया। ठीक है, काफी पुराना ये मुद्दा था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड का ये कॉन्सेप्ट था कि भारत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लग रहे हैं, लगभग कुछ 17-18 टैक्सेस जो लगा करते थे, उन टैक्सेस को, यानी मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उन इनडायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि लगभग ऐसा कहा जाता था कि इन सारे टैक्सेस को यदि हम देखें तो उसमें लगभग कुछ 30 से 35% के आसपास में टैक्स भरना पड़ता था, जिसको एबॉलिश करने के लिए बात कही गई कि इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश करके फाइनली एक टैक्स को इंप्लीमेंट किया जाए, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। और फाइनली ऐसे ही हुआ। 2016 में इस बिल को लाया गया, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी बिल, और इसे पास कर दिया गया राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, है ना। कल इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इस बिल को लाया गया। बिल नंबर जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। जीएसटी बिल जो था भारत के अंदर लाया गया था, वो 122वें नंबर का जीएसटी बिल था। ठीक, अब ये बिल पास होकर के क्या बन गया है, आप सभी को पता होता है कि पार्लियामेंट के अंदर जब कोई बिल लाया जाता है तो बिल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा है, कॉमन बिल होता है, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होते हैं। तो ये बिल को लाया गया, बिल नंबर है 122, और एक्ट जब ये बन जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से जब ये बिल पास हो जाए और प्रेसिडेंट उस बिल को रेटिफाई कर दे, यानी साइन कर दे, तो वो क्या बन जाता है, एक्ट। और ये एक्ट ना 101 नंबर का एक्ट, जिसे हम जीएसटी एक्ट 101 कहते हैं। अब ये सारी प्रोसेस हो गई। अब भारत के अंदर जीएसटी को इंप्लीमेंट करना है, तो क्वेश्चन आता है कि हमने कब जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2017, उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है ना, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये इंप्लीमेंट किया गया भारत के अंदर। जीएसटी की स्लैब्स यदि आपसे पूछी जाए कि कितनी स्लैब है जीएसटी जो भारत के अंदर लग रहा है, फर्स्ट है 5%, सेकंड है 12%, थर्ड है 18% एंड फोर्थ है 28%। तो ये 4 स्लैब हैं जिसमें जीएसटी लग रहा है। जीएसटी का स्लोगन क्या है, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, जिसको ये कैंपेनिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, है ना, प्रमोट करते हैं कि जीएसटी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एबॉलिश करके इसे लाया गया है। ठीक है, फर्स्ट आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में किसने किया था, तो 1954 में इस सिस्टम को पास फ्रांस ने किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, फ्रांस वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसने जीएसटी बिल को पास किया था या जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। क्लियर? इंडिया की बात करें तो 161st कंट्री है इंडिया जिसने जीएसटी को पास किया, है ना। और ये आपको पता है कि कब पास किया गया है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। इसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है वो क्या है कि इंडिया का जीएसटी सिस्टम, हमने किस कंट्री के जीएसटी सिस्टम को कॉपी किया है, तो कैनेडियन जो है टैक्स सिस्टम जो है, कनाडा का जो जीएसटी सिस्टम है, हमने उसको कॉपी किया है। क्लियर हुआ? ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि हमने जो चेंज किए हैं, यानी मतलब इसके अंदर जितने भी सारे चेंजेस हो सकते हैं वो कौन करेगा, तो देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है कि सारे एक्शन जो होगी वो जीएसटी काउंसिल के तहत लिए जाएंगे, है ना, जीएसटी काउंसिल के तहत लिए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। जीएसटी काउंसिल को फॉर्म कौन करेगा, कौन बनाएगा, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सारी पावर दी गई है। आर्टिकल 279 के क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल फॉर्म की जाएगी, है ना।
और कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया है टैक्सेस को लेकर के? तो 246 क्लॉज 1 में ये सारी चीजें को भी मेंशन किया गया है, टैक्स। तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है जीएसटी, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आज अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई। क्लियर? इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट में। ऑब्जेक्शन उठाया है भाई, प्रश्न उठाए हैं, क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर, स्पोक्स पर्सन ऑफ चाइना क्या कह रहे हैं ये, कि जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है अपनी मिसाइल्सों को लेकर के, और वो अपनी रेंज को बढ़ा रहा है, कैपेबल मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल, और इनकी रेंज 5000 से भी ज्यादा ऊपर वाली मिसाइलें हो गई हैं भारत के अंदर, और भारत नहीं रुक रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, और ये अगेंस्ट जा रहा है किसको लेकर के? तो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल न्यूक्लियर वेपन्स ये बना रहा है। और एक रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो बिल है 1172 के तहत सॉरी ये रेजोल्यूशन पास किया गया था 1998 के अंदर, कि भाई कि किसी भी तरीके का ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के, न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर के। लेकिन इंडिया ऐसे काम कर रहा है ना। हम क्यों कर रहे हैं ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमने 1998 में जिस तरीके का रिसर्च किया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में, इससे पहले इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में ऑपरेशन शक्ति एंड स्माइलिंग बुद्धा, इसके बाद काफी सारे सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए, और हमें न्यूक्लियर फ्यूल देने से भी मना कर दिया गया था। लेकिन हम रुके नहीं, जो हमारे कंट्री सपोर्ट में थी उन्हें हमें फ्यूल मिला, उनसे फ्यूल मिलता रहा, और हम बराबर हमारे एक्सपेरिमेंट करते रहे। और ये आप देख सकते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं, ठीक है। इन्होंने अग्नि की बात की है, अग्नि की हमारे पास आज की डेट 5 ऑपरेशनल रेंज है, छठवीं बन रही है जिसको हम अग्नि 6 बोलते हैं, आईसीबीएम ये इनके टाइप है ना। एमआरबीएम का मतलब होता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 1 2012 से हमारे यहाँ अग्नि के मिसाइल्स के प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके थे, ठीक है। 2016 में हमने अग्नि 5 का सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, यानी 2012 से 2016 के बीच में हमने 5 अग्नि की रेंज को हमने डेवलप किया, सक्सेसफुली हमने टेस्ट फायर किए। तो अग्नि 1, अग्नि 2 और अग्नि अग्नि 3 की हम बात करें या अग्नि 2 तक की बात करें, यहाँ पे अग्नि प्राइम को भी लेकर के डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिसकी रेंज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है 1000 टू 2000 किलोमीटर, अंडर ऑपरेशनल डेवलपमेंट। अग्नि 3 और अग्नि 4 की हम बात करें तो ये आईआरबीएम मिसाइल है, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन अग्नि 5, अग्नि 6 जो हम रेंज बनाई है हमने, ये आईसीबीएम है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 की रेंज लगभग ऐसा बताया जाता है कि 5 से 8000 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। और अग्नि 6 जिसके लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं हमारे, इसकी रेंज को बताया गया है कि ये 11 से 12,000 या 10 से 12,000 किलोमीटर की ये ऑपरेशनल रेंज वाली हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। कैसी मिसाइल हम बोलते हैं? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। भारत में पहली न्यूक्लियर मिसाइल जो हमने टेस्ट की थी वो 1989 के अंदर हमने की थी, और भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल जिसको हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पृथ्वी, पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। और ये सारे बॉम्ब को लेकर के हमारे देश में यदि किसी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स, एपीजे अब्दुल कलाम। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस चीज को लेकर के, इसीलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये तो हम काफी बार पढ़ चुके हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया,
किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, खास करके अग्नि मिसाइल को लेकर के। ठीक है, अग्नि में आज की डेट में जो लीड कर रही वुमेन है, उनका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हैं। इसके बाद अगला देख लीजिए, मिसाइल वुमेन भी जाना जाता है, या उन्हें हम कहते हैं अग्नि डॉटर के नाम से भी जाना जाता है, या अग्नि पुत्री भी कहा जाता है ना। टेसी थॉमस, ये नाम आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन या फिर अग्नि डॉटर के नाम से, अग्नि पुत्री के नाम से भारत में जाना जाता है। और अभी अग्नि 6 की जो काम जो चल रहा है, ऑपरेशनल जो चल रहा है, उसमें टेसी थॉमस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के अंदर। क्लियर? बहुत सारी मिसाइल हम लोगों ने अभी तक डेवलप कर ली हैं। ऐसा एक सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि भारत के पास लगभग 120-130 के आसपास हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। सिपरी आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि जो वेपन्स की रिपोर्ट बनाती है पूरे वर्ल्ड में, ये बताती है कि किसके पास कितना हथियार है, कौन कितना बना रहा है, कौन कितना खरीद रहा है। ये सारी रिपोर्ट सिपरी प्रोवाइड करती है। सिपरी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए इस वर्ड को। सिपरी क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की यहाँ पे बात की जाती है। 1966 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। स्टॉकहोम मतलब ये कहां पर है? स्वीडन में ये स्टैब्लिश है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में ये इंस्टीट्यूट है, और यही ये ऑब्जर्व करता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा वेपन्स बना रही है, कौन खरीद रही है, कौन बेच रही है। तो सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम 24th नंबर पर आते हैं सबसे ज्यादा वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में। वर्ल्ड में यदि सबसे ज्यादा वेपन्स बनाता है तो वो यूएसए है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेपन्स बेचता है तो भी यूएसए है। लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार जो खरीदता है वो सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट सिपरी के अंदर हमें मिलती है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं, न्यू डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स को ओपन किया गया है दिल्ली के अंदर। इसमें ऐसा कुछ खास बताने का नहीं है। ये ऐसा बताया गया है कि ये हेल्प करेगा डिफेंस को लेकर के, है ना। बहुत ही बड़ा ये सेटअप है जिसको इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किया गया है। इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया है और इसे सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में। ठीक है, ये 2 ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, 2 न्यू ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया। किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसी के तहत इसको भी डेवलप किया गया है, और इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो आई है 775 करोड़ रुपए। ध्यान रखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है आप लोगों को पता ही होगा। पार्लियामेंट और उसके आसपास का जो एरिया है उसे हम रीडेवलप कर रहे हैं, जिसको नाम दिया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कितने का ये प्रोजेक्ट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 20,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें ये डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी स्टैब्लिश किए गए। तो इसी को इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे बताई गई। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं ऑकस की। ये भी कल हम लोगों ने हमारी क्लास में डिस्कशन किया था। ऑकस क्या है? ये बिल्कुल नेटो की तरह, नेटो बोल रहा हूं, क्वाड ग्रुप की तरह ही इसको भी क्रिएट किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, सिक्योर करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रांग बनाने के लिए
इस प्रकार के ग्रुप को क्रिएट किया गया है जिसको ऑकस कहा जाता है। यहाँ पे ऑकस एक एक्रोनम है 3 कंट्री का। कौन कौन सी 3 कंट्री आ गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन तीनों कंट्रीज को मिला करके एक तरीके का ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको तैयार किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन को स्ट्रांग करने के लिए। जिस तरीके की चाइना की एक्टिविटीज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमें देखने को मिल रही है, इस वाले रीजन में जो हमें देखने को मिल रही है, उस चीज को रोकने के लिए, उसे कॉम्पीट करने के लिए इस प्रकार के ग्रुप को तैयार किया गया है। और मैंने आपको बताया है कि इसी के जैसे 2007 में जो शिंजो आबे यानी जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो इनिशिएटिव लाया गया था, उसको हम क्वाड बोलते हैं। क्वाड भी इसी तरीके का ग्रुप है जिसको हम मिनी नाटो ग्रुप कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, जिनमें से 2 यही है यानी ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, इसके अलावा तीसरी इंडिया है और 4th नंबर की जो कंट्री है उसका नाम है जापान। जापान का ये इनिशिएटिव था जिसको लेकर के आया गया 2017 में ये बनाया गया। और अभी मैंने कल ही इसको कवर किया था कि 25 को क्वाड की मीटिंग होने वाली है, 25 सितंबर को, है ना, यूएसए के अंदर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चेयर नेशन है इस बार का यूएसए क्वाड समिट को लेकर के। यूएन जनरल असेंबली भी वहीं पे ऑर्गेनाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑकस, है ना, ये कब बना है, इसकी डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। 15 सितंबर 2021 में इसे बनाया गया। ये भी एक तरीके का मिलिट्री अलायंस ग्रुप है। कलेक्टिव सिक्योरिटी इसका पर्पस है। पैसिफिक रिम ये बनाएगा, है ना, ये देख सकते हैं आप इंडो पैसिफिक रीजन में। और ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इसमें ये मेंबर कंट्री इसके अंदर हैं। और अभी हाल ही में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के एक चीज को लेकर के इनके बीच में ये एक पार्टनरशिप हुई है कि ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेगा। यह आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कवर अप भी किया है। अंडर द न्यू सिक्योरिटी पार्टनरशिप द यूएस एंड यूके विल इक्विप ऑस्ट्रेलिया विद द न्यूक्लियर सबमरीन। ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियर सबमरीन आज की डेट में सभी देशों के पास में नहीं है, सिर्फ गिने चुने 6 देशों के पास में न्यूक्लियर सबमरीन, इवन ऑस्ट्रेलिया के पास में भी नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया 7th कंट्री बन जाएगा जब उसके पास में ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर सबमरीन वहां पे आ जाएगी। तो मैंने उस पार्ट को भी यहाँ पे देखिए कवर अप किया है। 6 कंट्रीज हैं जिसके पास में न्यूक्लियर सबमरीन है, यूके, यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया। ध्यान रखेंगे इंडिया के पास में भी 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं और फ्रांस। ऐसी 6 कंट्री हैं जिनके पास में आज की डेट में न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में इस तरीके की डील कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए। ये टाइज इसीलिए किया गया है कि वहां पे जो चाइना की एक्टिविटीज है, खास करके साउथ चाइना सी को लेकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा चर्चा है होती है। तो ये है साउथ चाइना सी। उम्मीद करता हूं आपको ये पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि चाइना यहाँ पे अपने पैर पसार रहा है, इसी तरीके से बोल सकते हैं इसमें, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि चाइना ने अपनी एक प्रेजेंस शो करी है इस साउथ चाइना सी के अंदर। ये जो इलाका है ये पूरा साउथ चाइना सी कहलाता है और चाइना का ये कहना है कि ये जो उसकी आर्टिफिशियल लाइंस हैं जिसको 9 रेड डैश लाइन कहा जाता है, 9 रेड लाइन कहा जाता है, जो चाइना ने इसमें ड्रॉ की है। और चाइना ये कहता है कि ये जो एरिया है, वाटर सरफेस है, वाटर एरिया जो है वो चाइना का है। जबकि अनक्लॉज के नाम क्या कहते हैं? अनक्लॉज क्या है यहां पे, जल्दी से बताइए भाई, अनक्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ लॉ ऑफ सी यहां पे बोलता है अनक्लॉज।
अनक्लॉज ये बोलता है कि जो कंट्री समुद्र से या पानी से लगती हैं उनका एरिया 200 नॉटिकल माइल्स तक उनका वो एरिया होगा। लेकिन ये रेड जो लाइन है, 9 रेड डैश जो लाइन है, ये इस चीज के अगेंस्ट में देखने को हमें मिलती है। काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड इसने क्रिएट कर रखे हैं ताकि इन आसपास की कंट्रीज के साथ में यदि कल को कुछ दिक्कतें होती हैं या वॉर होता है तो इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को इन्होंने जो क्रिएट कर रखा है वहां पे अपनी डिफेंस को डिप्लॉयड कर रखा है। और कुछ आइलैंड्स जो नेचुरल आइलैंड्स हैं उनको तो वो बोलता है कि ये मेरे आइलैंड हैं। अनक्लॉज क्या है तो मैंने आपको अभी बताया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये कब बना था? 1982 में इसको क्रिएट किया गया था, है ना, साइन किया गया था, और इफेक्टिव हुआ 1994 में। मॉन्टेगो मॉन्टेगो जमाइका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 157 सिग्नेटरीज कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज इससे लगती हैं? तो आप लोगों ने एशियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, एशियन नेशन, उनमें से ये कंट्री है। ये ब्लू कलर में आप जो देख रहे हैं ये वियतनाम है, मलेशिया, इसके साथ में आप देख रहे हैं ब्रुनेई, फिलीपींस, ठीक है, ताइवान। वन कंट्री टू सिस्टम यहां पे चलते ही है। तो ये वो रीजन है जिसको लेकर के इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए ये सारे अलायंस, ये सारी एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया ना क्वाड की अपनी एक एक्सरसाइज होती है ना, जिसको हम महावार एक्सरसाइज बोलते हैं, तो वो भी इसी चीज को लेकर के की जाती है। अभी रिसेंटली 25th एडिशन इसको एक्सरसाइज किया गया। तो ये सारी चीजों को सिक्योर करने के लिए इस तरीके के ग्रुप बन रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये है साउथ चाइना सी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो 55% का जो ट्रेडिंग है वो इसी रूट के थ्रू होता है, साउथ चाइना सी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड, शिपिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो यहीं से देखने को मिलता है। चल आगे बात कर लेते हैं, रिकवरी ऑन द ट्रैक। आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर ये कह रहे हैं, माइकल पात्रा जी, इन्होंने कहा है कि जो हमारी एस्टिमेट जीडीपी होगी वो फाइनेंशियल ईयर में 9.5 के समथिंग होगी। 9.5% हमारी इस बार की जीडीपी ग्रो करेगी। ध्यान रखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है जीडीपी, विकास दर जिसे हम बोलते हैं। आरबीआई ने ये कहा है क्योंकि आरबीआई के पास में ही ये सारी चीजें हैं, इकोनॉमी को मेंटेन करना। हम बात कर रहे थे दो क्लास से कि इन्फ्लेशन को भी रेगुलेट करना, मेंटेन करने का काम आरबीआई के पास में है ना। तो ये चीजें इसके अंदर बताई गई हैं कि जिस तरीके के काम इंडिया के अंदर चल रहे हैं, है ना, डेवलपमेंट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, सारी चीजें लोड करके आ गई हैं। पैंडेमिक में आप लोगों को पता ही है कि 2021 का जो हमारा डेटा था कोविड में, उसमें हमने कितना कॉन्ट्रैक्शन देखा है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई। तो वही चीज को देखते हुए आगे हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आरबीआई की बात की गई है तो आरबीआई से रिलेवेंट क्या क्वेश्चन, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ है। तो आरबीआई स्टैब्लिश हुआ है 1935 अकॉर्डिंग टू एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, हिल्टन यंग ने इसको रिकमेंड किया था। हिल्टन यंग ने ये बताया था कि भाई कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। और इसके लिए एक एक्ट पास हुआ जिसे हम आरबीआई एक्ट 1934 बोलते हैं। क्लियर? इसमें एक गवर्नर होते हैं, गवर्नर है शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास। और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं भाई, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। उनमें से एक इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में बताया, ठीक है, माइकल पात्रा। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। जीडीपी ग्रो के बारे में ही अगले पेज में मैंने कवर किया है कि किस तरह का ग्रो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये मैप में, पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जीडीपी किसके हिसाब से? नॉमिनल के हिसाब से, कि इंडिया का साइज जो है वो कितना है, कौन से रैंक पर आता है। तो आप पहले नंबर पे देख रहे हैं यूएसए, 22.67 ट्रिलियन डॉलर के साथ में फर्स्ट पोजीशन पे। सेकंड नंबर पे चाइना 16.64 ट्रिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पे 5.37 ट्रिलियन डॉलर। देखिए कितना फ्लक्चुएशन इन दोनों का तो समझ में आता है, लेकिन अब यहां से आप ग्राफ देखिए कि कितना डिफरेंस है बाकी इकोनॉमीज में, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे वो डेवलपिंग। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है जर्मनी, 4.31 ट्रिलियन डॉलर के साथ में साइज में, ये फोर्थ पोजीशन पे। फिफ्थ नंबर पे यूके 3.12 ट्रिलियन डॉलर। एंड क्वेश्चन आएगा कि भारत का रैंक, तो सिक्स नंबर 3.04 ट्रिलियन डॉलर के साथ में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये सिक्स पोजीशन पे आता है। अभी रिसेंटली हमने ब्रिटेन को पीछे कर दिया, लेकिन कोविड की वजह से हम वापस से सिक्स पोजीशन पर आ गए, क्योंकि हमारा जो जीडीपी था वो नीचे चले गया था। उसके बाद यदि हम जीडीपी बात करें अगले पिक्चर में, तो यहां पे ट्रिपल पी के फॉर्म में यहां पे बात की जाती है ना। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग कैलकुलेशन है, जिसमें से एक कैलकुलेशन है ट्रिपल पी, यानी यहां पे बोला जाता है किसके बेसिस पर? परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से। इकोनॉमी के साइज की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे यहां पे आ जाता है चाइना, 26.65 ट्रिलियन डॉलर के साथ में, ये फर्स्ट पोजीशन पे। एंड सेकंड पे आ जाता है यहाँ पे यूएसए, 22.67 ट्रिलियन के हिसाब से। एंड यहां पे थर्ड, पीपीपी वाइज हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से सिक्स रैंक और यहां पे थर्ड रैंक। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और अभी रिसेंटली आरबीआई ने कितना बताया है कि इंडिया कितना ग्रो करेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 9.5 एस्टिमेट किया है कि इतनी इंडिया की ग्रोथ रहेगी। यहां पे वही कल वाले पार्ट को कवर किया गया है कि जिस तरीके से ऑफर दिए गए हैं टेलीकॉम कंपनीज को, यूनियन मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, है ना, अश्वनी वैष्णव के द्वारा, कि भाई कि उन कंपनीज को 4 इयर्स का इन्होंने मोराटोरियम दिया है। 4 इयर्स मोराटोरियम की बात की गई है। ठीक है, 4 ईयर का मोराटोरियम, यानी उनको एक तरीके का सस्पेंशन दिया है, डिले किया गया है कि भाई कि आप 4 साल के अंदर अपने ड्यूज को क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एजीआर की बात की गई है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। जो उनके ड्यूज हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, आने वाले 4 साल में वो रिटर्न कर सकते हैं। मैंने फिर आपको कल के बार बताई थी कि इसके अंदर भी एफडीआई को हाइक कर दिया गया है। इसी चीज को लेकर के भी यहाँ पे पेज में कवर किया गया है कि 49% का जो टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई था उसको इंक्रीज कर दिया गया है। कितना इंक्रीज कर दिया गया है? तो फुल्ली 100% उसको एफडीआई कर दिया गया है। तो यही चीज को लेकर के आज के पेपर में भी कवर अप किया गया है कि अब आने वाले टाइम पीरियड में आपको सिर्फ दो ही कंपनी यहां पे देखने को मिलेगी, एक तो जियो देखने को मिलेगी और दूसरी देखने को मिलेगी एयरटेल। क्योंकि उसके बाद में आपने जो एक सबसे बड़ा टाई अप सुना होगा, वी नेटवर्क, ये तो इतना लॉस में चल रहा है, इतने ड्यूज इसको गवर्नमेंट को पे करना है। एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि लगभग कुछ 1 ट्रिलियन के आसपास में इसको रिटर्न करना है। तो ये सारी चीजें
इसमें देखी गई थी कि सबसे ज्यादा लॉस में यदि कोई टेलीकॉम कंपनी आज की डेट में चल रही है तो वो VI नेटवर्क हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और जो अभी हाल फिलहाल में अभी सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी है वो है भारती एयरटेल एंड GU। क्लियर। इसके बाद में ई श्रम पोर्टल के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ई श्रम पोर्टल क्या है कि लेबर मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें ये कहा गया था कि एक तरीके का इनको रजिस्ट्रेशन नंबर 12 नंबर का, 12 अंकों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके दिया जाएगा, एक कार्ड जनरेट करके दिया जाएगा जिसको ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। और उन सारे अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है उनको इसमें लिस्टेड किया जाएगा ताकि उनको सरकार के द्वारा जो हेल्प है वो दी जाए। ठीक है। क्योंकि सरकार ने बाकी सारे सेक्टर्स में बहुत प्रावधान कर रखे थे, अरेंजमेंट कर रखे थे, बस एक अनऑर्गेनाइज जो है उसमें काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए ये तरीके की सुविधाएं इसके अंदर दी हैं। क्या दी गई है कि किसी व्यक्ति की यहाँ पे यदि मान लीजिए कि वो डेथ हो जाती है या वो फिजिकली तरीके से डिसेबल हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना, डेथ हो जाती है तो। और यदि वह क्या बोलते हैं कि यदि उसका कोई शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद हो गया है, वो काम नहीं कर सकता है, तो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट उसे 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी। तो यह है ई श्रम पोर्टल जिसके लिए सरकार ने इस तरीके की के प्रावधान जो हैं वो किए हैं। ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है तो ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ठीक। और कितने नंबर का ये कार्ड है जिसको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा, और कितना इसमें अमाउंट दिया जाएगा, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। यही चीज को इसके अंदर रखा गया है। ठीक है। तो ये था आज का द हिंदू एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। ठीक है। इसके बाद का हम देखेंगे नेक्स्ट एनालिसिस में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।